Hello, student. I hope all of you are good. And let's start with another lecture, which is MCQs from the surface tension and interfacial tension phenomena. So, as we know that this topic is much important as regarding with your GPAT exam. So, let's start with few important MCQs in this series. Actually, we'll discuss some questions and I'll give a brief explanation or in detail explanation about their answer. So without wasting much time, let's start with it. Okay. So our first question is, surface tension is categorized as dash dash factor. Okay, this is the question, and the options are intensive factor, extensive factor, both A and B, and none of the above. So what is the correct answer is the big question. So कौन सा ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा? ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि सरफेस टेंशन इंटेंसिव फैक्टर है, एक्सटेंसिव फैक्टर है, या फिर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों है, या फिर दोनों भी नहीं है. सो दिस इज द क्वेश्चन. सो अब इसका करेक्ट आंसर जो है वो है इंटेंसिव फैक्टर है. जो भी सरफेस टेंशन है, इट इज़ अ इंटेंसिव फैक्टर. अब वो क्यों, लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सो सरफेस टेंशन इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम दैट डज नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम साइज और द अमाउंट ऑफ मटेरियल इन द सिस्टम इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. दैट मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोई भी सिस्टम की कि जो प्रॉपर्टी सिस्टम के साइज पे या फिर जो भी मटेरियल उसमें उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं होती है. ठीक है, लाइक सरफेस टेंशन. मान लो आप कोई लिक्विड लिया है आपने, सपोज आपने 10 ml लिक्विड लिया है और किसी दूसरे वेसल में, लार्ज वेसल में आपने 100 लीटर लिया है सपोज, तो वॉल्यूम अलग अलग हो गया. ठीक है, बट दोनों में भी हमने वाटर ही लिया है. ठीक है, तो जो 10 ml वाटर रहेगा उसका सरफेस टेंशन उतना ही रहेगा, और आपने 100 लीटर जो भी वाटर लिया उसका भी सरफेस टेंशन उतना ही होगा. हालांकि दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है, फिर भी सरफेस टेंशन तो सेम हो गया. ठीक है, सो लाइक दिस कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सिस्टम के साइज पे या फिर अमाउंट ऑफ मटेरियल उस पर डिपेंड नहीं होता है. ठीक है, वो छोटा सिस्टम हो या बड़ा सिस्टम हो, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है. लाइक सरफेस टेंशन, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी. डेंसिटी की भी बात करेंगे तो अगर आप वाटर ले रहे हो बहुत लेस क्वांटिटी में, लेस वॉल्यूम में अगर ले रहे हो, उसका डेंसिटी सेम ही रहेगा जितना आप बड़े लाइक क्वांटिटी में ले रहे हो वाटर. दोनों का डेंसिटी तो सेम ही रहेगा. इट डजेंट मैटर और इट डजेंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम. Okay, so surface tension, hardness, melting point, density, these are the intensive properties. Okay, then let's talk about the extensive properties. अब ये extensive properties क्या होती है? So extensive property depends on system size or the amount of material in the system. That means कि ऐसी properties कि जो system के size पे या फिर उसमें जो भी material यूज हुआ है उस पर डिपेंड करती है. ठीक है, उन्हें कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. लाइक फॉर एग्जांपल मास, वॉल्यूम. ठीक है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है. ठीक है, आप 10 ml वाटर ले रहे हो और आप 100 ml वाटर ले रहे हो. ठीक है, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है. ठीक है, तो ये हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, या फिर हम अगर मास की बात करेंगे, आपने अगर कोई मार्बल लिया है, कोई एक छोटा सा मार्बल लिया है आपने. ठीक है, उसका वेट अगर आप करोगे तो वॉट एवर जो भी XYZ उसका वेट रहेगा, और जब आप एक बड़ा मार्बल लेते हो उसका वेट आप करोगे तो दोनों का वेट वेरी करता है. सो दैट मीन्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द साइज और द अमाउंट ऑफ मटेरियल इन द सिस्टम, लाइक मास एंड वॉल्यूम. ओके, आई होप you understood this explanation. Okay, so let's move to the next question. That is second question. HLB of span and twin surfactant can be obtained from which of the following equation? Okay, so before going to this question, I would like to explain you that there are few methods by which
द HLB वैल्यू ऑफ सर्फैक्टेंट कैन बी एस्टिमेटेड। ठीक है, ऐसे मेथड्स होते हैं या फिर एक फॉर्मूलाज कह सकते हैं कि जिससे हम HLB वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी सर्फैक्टेंट की। अब जो मेथड्स है वो हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन क्या है वो जान लेते हैं कि HLB ऑफ स्पैन एंड ट्विन सर्फैक्टेंट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, अब जो स्पैन और ट्विन है उनका HLB वैल्यू आप कौन से फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो, ये क्वेश्चन में पूछा गया। सो ऑप्शन है HLB इज इक्वल टू E/5, देन HLB इज इक्वल टू E प्लस P डिवाइडेड बाय 5। थर्ड ऑप्शन है HLB इज इक्वल टू 20 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस S अपॉन A, एंड द लास्ट ऑप्शन इज HLB is equal to hydrophilic group number minus hydrophobic group number plus 7. These are the few we can say formulas to calculate HLB value. So in this question the correct answer is C, that is HLB is equal to 20 into bracket 1 minus S upon A. ठीक है, अब देखते हैं कि कौन से which are the different methods to determine HLB values of different surfactant. Okay, here's the explanation. Okay, so there are few methods by which HLB value of a surfactant can be determined. Okay, in that first method is for a simple ethers, ठीक है, simple ethers in which the hydrophilic consists of ethylene oxide. Hydrophile, that is like we know that in a surfactant there are two parts, one hydrophilic head and hydrophobic tail. ठीक है, सो अगर ऐसा कोई सर्फैक्टेंट है लाइक अल्किल ईथर्स, ठीक है, जिनमें इथिलीन ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, इट्स बेसिकली डिपेंड ऑन द ग्रुप्स। ठीक है, जो ये मेथड्स है वो बेसिकली ग्रुप्स पे डिपेंड करती है। सो अगर कोई ऐसा सर्फैक्टेंट है कि जिसमें इथिलीन ऑक्साइड है, ठीक है, तो उसका हमें अगर HLB वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे HLB इज इक्वल टू E divided by 5, where E it is a percent weight of ethylene oxide group. ठीक है, percent weight of ethylene oxide group. Then second method for polyhydric alcohol fatty acid esters, अगर कोई सर्फैक्टेंट है जिसमें पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी है और फैटी एसिड भी है, लाइक ईस्टर है, उसमें सपोज ईस्टर भी है और फैटी एसिड भी है, लाइक ग्लिसरील मोनोस्टीरेट, ठीक है, एक ईस्टर है, ठीक है। तो ऐसे सर्फैक्टेंट का अगर हमें HLB फाइंड आउट करना है तो दैट टाइम वी हैव टू यूज फॉर्मूला दैट इज HLB इज इक्वल टू 21 माइनस S अपॉन A, ठीक है, वेयर S is a saponification number of ester and A it is the acid number of fatty acid, ठीक है। as we know that अगर ग्लिसरील मोनोस्टीरेट है तो obviously it contains ester, ओके, ठीक है, ईस्टर है तो ईस्टर का सैपोनिफिकेशन नंबर भी होता है। एज वी नो दैट मेनी ईस्टर्स आर यूज इन अ फॉर्मेशन ऑफ सोप्स, ठीक है, ईस्टरिफिकेशन उसका सैपोनिफिकेशन होने के बाद ही सोप्स बनते हैं। सो सैपोनिफिकेशन नंबर इज फॉर ईस्टर एंड एसिड नंबर इज फॉर फैटी एसिड, ओके। सो फॉर्मूला इज HLB इज इक्वल टू 20 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस S अपॉन A, ठीक है। जिस किसी सर्फैक्टेंट में फैटी एसिड और ईस्टर होते हैं उनका HLB वैल्यू निकालने के लिए हम ये स्पेसिफिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड मेथड फॉर द मटेरियल हुज सैपोनिफिकेशन नंबर कांट बी ऑब्टेन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं कि उनका सैपोनिफिकेशन नंबर हम नहीं निकाल पाते हैं। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस टू डिटरमाइन सैपोनिफिकेशन नंबर ऑफ फ्यू मटेरियल लाइक बीज वैक्स और लैनोलिन्स, ठीक है। तो वैसे सर्फैक्टेंट का हम HLB वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो फॉर दिस दैट इज द वन स्पेशल फॉर्मूला दैट इज HLB इज इक्वल टू E प्लस P डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज HLB वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूशन यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला लाइक HLB इज इक्वल टू हाइड्रोफिलिक ग्रुप नंबर माइनस हाइड्रोफोबिक ग्रुप नंबर प्लस 7। तो ये लास्ट वन जो है जिसमें हमें ग्रुप्स कितने ग्रुप्स हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स कितने प्रेजेंट है या फिर हाइड्रोफोबिक ग्रुप कितने प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सर्फैक्टेंट में, उससे हमें HLB वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो फॉर्मूला इज HLB इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप माइनस
नंबर ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप +7. ठीक है, okay, this is about the different formulas to determine HLB value of different surfactants. ठीक है, okay, so let's move to next question. Okay, and the next question is, when HLB value of surfactant is between 10 to 11, it act as, okay, as we know that William Griffin has invented a HLB scale. With the help of that HLB scale हम किसी भी सर्फैक्टेंट का HLB वैल्यू पता कर सकते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट HLB वैल्यू उसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होता है, या फिर उसके यूजेस अलग अलग होते हैं. सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई सर्फैक्टेंट है और उसका HLB वैल्यू 10 से 11 के बीच में है, तो उसका यूज़ क्या होगा और हाउ will be act. So option other like solubilizer, OW emulsifier, WA emulsifier or detergents. This is the question, and the correct answer is B, that is the OW emulsifier. Those surfactant having HLB value in between 10 to 11, so they will act as a OW emulsifier. Okay, let's discuss how this option is correct. Okay, so this is a one table in which HLB value and accordingly their uses are mentioned. Like अगर कोई surfactant है उसका HLB value 1 to 3 है तो it will act as an anti foaming agent. बट अगर कोई surfactant है उसका HLB value 7 to 9 है तब वो कैसे एक्ट करेगा, एज अ वेटिंग एजेंट. और अगर कोई दूसरा surfactant है उसका 7 to 11 HLB value है so that time it will act as a WO emulsifier. Then 8 to 18 it will act as a OW emulsifier. Then 13 to 16 it acts as a detergent, and 15 to 20 or more than 20 this surfactant will act as a solubilizing agent. ठीक है, अगर आपने HLB स्केल देखा होगा तो it start from 1 and ends at 20. So जितना कम HLB वैल्यू होगा उतना ज़्यादा वो सर्फैक्टेंट लिपोफिलिक होगा, और जितना ज़्यादा उसका HLB वैल्यू होगा उतना ज़्यादा वो हाइड्रोफिलिक रहेगा. दैट्स वाई those surfactant who's having HLB value more than 20 or near about 20 or more than 20 they act as a solubilizing agent, क्योंकि उनका हाइड्रोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, so this is the chart which represent HLB value of surfactant and accordingly their uses. Okay, so let's move to the last question from this session. A drop of oil is placed on water. Which of the following statement is correct? ठीक है, अब पूछा गया है कि अगर कोई ऑयल का ड्रॉप है वो अगर वाटर के सरफेस पे रख दिया जाए तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे जो ऑप्शन में दिए गए हैं. अब जनरली वी नो दैट ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल विथ ईच अदर. ठीक है, वो एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं जाते. ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि आपने अगर कोई ऑयल ड्रॉपलेट वाटर के सरफेस पे रख दिया तो क्या होगा. ठीक है, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज इट विल रिमेन ऑन अ सरफेस एज अ स्पीयर. ठीक है, वो ऐसे ड्रॉप के जैसा स्पेरिकल शेप में ही रहेगा. सेकेंड ऑप्शन इट विल स्प्रेड एज अ थिन लेयर, वो वाटर के सरफेस पे एक थिन लेयर बना देगा. देन थर्ड ऑप्शन इट विल बी पार्शियल स्पेरिकल ड्रॉप एंड पार्शियल बी इन द फॉर्म ऑफ फिल्म. ठीक है, अब तीसरे ऑप्शन में बताया गया कि या तो वो स्पेरिकल ड्रॉपलेट बना लेगा या फिर वो थिन लेयर बना देगा. ठीक है, या फिर पार्शियली स्पेरिकल फॉर्म में रहेगा, पार्शियली थिन फिल्म बनाएगा. एंड द लास्ट ऑप्शन इज इट डिपेंड्स ऑन द ग्रुप्स प्रेजेंट इन ऑयल. ओके, द करेक्ट आंसर इज डी, इट डिपेंड्स ऑन ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑयल. अब वो कैसे. ठीक है, एज यू नो दैट कि ऑयल वाटर में इनसॉल्युबल होता है. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है, या फिर द टाइप ऑफ ग्रुप प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑयल, उस ऑयल का स्प्रेडिंग वाटर पे कैसा होगा ये डिपेंड करता है. ठीक है, अब मान लो अब सपोज अगर कोई ऑयल वाटर पर प्रॉपर थिन लेयर बना रहा है, वो स्प्रेड हो रहा है. ठीक है, ठीक है, स्प्रेड हो रहा है. बट कोई दूसरा ऑयल है वो जैसे वाटर के सरफेस पे आप रख देते हो तो वो स्पेरिकल ड्रॉपलेट के शेप में ही रहता है, वो स्प्रेड नहीं होता है. अब वो क्यों होता है वैसा? बिकॉज द टाइप ऑफ ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट
in that particular oil. टेक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि ऑलिव ऑयल ले लो. ऑलिव ऑयल कंटेंस COH ग्रुप, दैट इज हाइड्रोफिलिक ग्रुप. ठीक है. और जैसे ही आप ऑलिव ऑयल वाटर पर रख देते हो तो वो एक थिन लेयर बना लेता है. क्यों? बिकॉज इट कंटेंस COH ग्रुप विच इज हाइड्रोफिलिक ग्रुप. ठीक है. तो वो वाटर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होने को देखेगा. ठीक है. इसलिए वो एक थिन लेयर बना देता है वाटर सरफेस पे. बट इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ बीज वैक्स और लैनोलिन, इट डजंट कंटेन एनी हाइड्रोफिलिक ग्रुप. उसमें हाइड्रोकार्बन चेन्स होते हैं, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स, एंड दे एक्ट लाइक अ हाइड्रोफोबिक वन. ठीक है. तो वो वाटर के साथ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं. ठीक है. तो इसलिए वो थिन लेयर नहीं बना पाते हैं. दे रिमेन एज अ लेंस. अगर वाटर पे अगर कोई लिक्विड अगर वैसे स्फेरिकल ड्रॉपलेट के शेप में अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे लेंस कहते हैं. ठीक है. वो स्प्रेड नहीं होता है, वो स्फेरिकल शेप में रहता है, तो उसे लेंस कहते हैं. ठीक है. तो बीज वैक्स या फिर लैनोलिन में क्या होता है कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होते हैं, एंड दिस हाइड्रोकार्बन चेन्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर. सो दैट्स व्हाई there is no any attraction between hydrophobic groups and water. So that's why this oils remains as a lens on the surface of water. Okay. So this is the reason behind कि अगर कोई ऑयल है वो थिन लेयर स्प्रेड होगा या फिर वो लेंस बनाएगा, तो वो डिपेंड किस पे करता है, उस ऑयल में जो भी ग्रुप है, टाइप ऑफ ग्रुप जो ऑयल में प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है. ओके. सो दिस अबाउट द टुडेज सेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट एवर वी हैव डिस्कस इन टुडेज लेक्चर. अब यही सीरीज़ हम ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑल्सो. सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिकमेंड कर सकते हो कि किस टॉपिक पर आपको MCQs चाहिए और उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए. सो थैंक यू सो मच, and please subscribe to my channel, like the video and hit the bell icon to get further notifications. Thank you so much. This is Sujit Dubale signing off.